नमस्कार साथियों, राजस्थान के नौजवानों, एक दो दिन वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होगी कि नहीं डाल पाया, लेकिन आपके सामने फिर से उसी क्रम में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। उन महत्वपूर्ण हर वस्तु पे बात करेंगे, हर तथ्य पे, हर टॉपिक पे बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इधर उधर की फालतू बातें तो ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कोरोना के इस काल में तनाव भी बहुत है, और जब तनाव बहुत है तो थोड़ी बहुत हल्की सी अपना तनाव कम कर देने वाली कुछ बातें हो जानी चाहिए, जिससे मन मुद्दित रहे, आत्मा हर्षित रहे और मन मस्तिष्क में एक ऐसी मूर्ति बनती रहे, आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती रहे, और वतन के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जो मन में एक हौसला होना चाहिए वो साहस बना रहे। लिखा किसी ने कि अगम अगाध सिंधु है, अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है, साहस को स्वीकार नहीं है। तो आइए मेरे साथ हम बात करते हैं आगे उसी अनवरत टॉपिक से जुड़कर। हम बात कर रहे थे सभ्यताओं पे, हमने सभ्यताएं पूरी पढ़ी, लेकिन एक आधी सभ्यता जो मिस हुई उसमें मैं थोड़ी सी चर्चा करके आगे बढ़ता हूँ। हमारा आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख प्राचीन जनपद स्थल और मुख्य घटनाएं। क्या मुख्य घटनाएं रही, कौन से जनपद रहे, क्या जनपद का सिस्टम था, हम सब उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हमारी जो सभ्यताएं महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से हो सकती है, थोड़ा वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। और वो कौन सी सभ्यताएँ हैं? वो सभ्यताएँ हैं एक हनुमानगढ़ के अंदर, जिला कौन सा? हनुमानगढ़। सभ्यता का नाम क्या? रंगमहल। स्थल का नाम क्या था? रंगमहल। नदी कौन सी थी? घग्गर। नदी कौन सी है साहब? घग्गर। रंगमहल स्थान का नाम, जिला हनुमानगढ़, घग्गर। 1954 में उत्खनन, 1954 में उत्खनन करवाने वाला कौन था? डॉक्टर हन्नारीड। कौन है? डॉक्टर हन्नारीड। डॉक्टर हन्नारीड कहाँ की है? स्वीडन की है। स्वीडन एक महत्वपूर्ण देश है यूरोप का। दुनिया में आप घूमने जाएं कभी तो यूरोप के अंदर कुछ देश पड़ते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे ऊपरी देश कहलाते हैं। स्वीडन और नॉर्वे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं, नोबेल। ये अलग अलग, हालांकि इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं, थोड़ी थोड़ी अपन जीके की दृष्टि से जानकारी होनी चाहिए। और शांति की दृष्टि से पीसफुल देश हैं नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। उसी का एक विद्वान है हन्नारीड, वो आती है और रंगमहल की खोजबीन करती है। वो कहती है कि यहाँ पर जो मर्द भांड मिले उनके चारों ओर, काले मर्द भांडों के चारों ओर लाल लकीरें थी, वो बड़े खूबसूरत दिख रही थी। उसका नाम इन्होंने रंगमहल रख दिया, उस स्थल का जहाँ से खुदाई की गई, तो रंगमहल नाम रखा उसका, और इसलिए रंगमहल कहलाया। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कुषाणकालीन, क्या? कुषाण एक वंश से मैंने आपको बताया था। कनिष्क नाम का एक बहुत प्रसिद्ध कुषाणों में राजा रहा, पेशावर जिसकी राजधानी रही थी, और पूरे भारत में, उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश का कनिष्क। कुषाणकालीन गांधार मूर्तियाँ, कैसी शैली की मूर्तियाँ? गांधार शैली की मूर्तियाँ प्राप्त हुई। कहाँ से? रंगमहल से। तो ये तो था रंगमहल। और इसी के पास गंगानगर में एक स्थल पड़ता है, बात आई गई तो बात कर ही देते हैं। हालांकि काफ़ी सारे छोटे मोटे स्थल हैं गंगानगर में, तरखान का डेरा, अनूपगढ़, लेकिन एक बरौर स्थल है। इस बरौर वो ताम्रयुगीन स्थल है, अनूपगढ़ मैंने आपको बताया, तरखान। बरौर जिला कौन सा? गंगानगर। और यहाँ से एक ही महत्वपूर्ण बात है, और ध्यान रखें, यहाँ से लाजवर्द के मणके प्राप्त हुए। किसके मणके? लाजवर्द के मणके, जो अन्य कहीं पर भारत में नहीं मिलते, सिर्फ हम इस तरफ आगे बढ़े तो वहाँ मिलते हैं अफगानिस्तान में। कहाँ पर प्राप्त होते हैं? अफगानिस्तान में, जिससे हमारी सीमा लगती है डूरंड सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा बनाती है। जो सीमा पाकिस्तान, हमारे भारत की अफगानिस्तान से लगती है, वो हमारे पास नहीं है, पीओके में है। पीओके का मतलब पाक अधिकृत हमारा क्षेत्र, पाक अधिकृत भारतीय क्षेत्र, उससे लगती है। तो उसी में मिलते हैं लाजवर्द के मणके, या फिर बरौर गंगानगर में मिले थे। तो मतलब ये बादामी कलर के मणके रहे होंगे, तो इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य था। हम आगे बढ़ते हैं और अपने मूल आज के टॉपिक पे आते हैं। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, जुड़े रहना लगातार और पूरा वीडियो देखा करें, जिससे आपको पता चलेगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा और आप आनंदित रहेंगे।
तो आगे अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख जनपद स्थल और मुख्य घटनाएं। ये दो जिले अभी चर्चा कर ही रहे थे। एक का नाम था गंगानगर और एक का नाम था हनुमानगढ़। प्राचीन काल में इन दोनों जिलों को, जनपद काल में इन दोनों जिलों के क्षेत्र को योधय नाम से जाना जाता था। किस नाम से? योधय नाम से। योधय नाम की एक जाति यहाँ पर शासन करती थी। इसके बाद हालांकि सत्ता बदलती रही, जोहियों ने यहाँ शासन किया, कामरान का शासन रहा। यहाँ पर हनुमानगढ़ जो पहले भटनेर के नाम से जाना जाता था, भाटियों का शासन रहा। भूपत भाटी ने भटनेर को बसाया। बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है हनुमानगढ़ का भटनेर, ठीक है, जिस सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले हैं भटनेर ने, ठीक। तो ये हनुमानगढ़ का, ये प्राचीन काल में, जनपद काल में, मतलब 1 ईस्वी के आसपास, कुछ ईसा पूर्व के काल में ये क्षेत्र योधय के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम आते हैं बीकानेर और चूरू। 2 जिले हैं वर्तमान में, एक का नाम बीकानेर है और एक का नाम चूरू है। ये चारों जिले एक ही संभाग में आते हैं और संभाग का नाम है बीकानेर। तो आधा संभाग योधय के नाम से जाना जाता था और चूरू का जो ये संभाग रहा, इसे हम प्राचीन काल में कहते थे, ये एक ही क्षेत्र है चूरू और बीकानेर का, जिसे हम प्राचीन काल में जानते थे जांगल प्रदेश के नाम से। इसलिए बीकानेर के कई शासकों को जंगलधर बादशाह की उपाधि प्रदान हुई। कैसी उपाधि? जंगलधर बादशाह की। बीकानेर के अनेक शासकों को ये उपाधि प्राप्त हुई है। तो ये जांगल प्रदेश, और जांगल प्रदेश की राजधानी को कई विद्वानों ने छत्रपुर बताया है, ठीक, जांगल प्रदेश की राजधानी। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में कई ग्रंथ बोलते हैं कि पांचाल एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद था। महाभारत में आपने पढ़ा पांचाली, ठीक, द्रुपद, वो पांचाल प्रदेश हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। तो इस पांचाल जनपद में प्रथम जो राजधानी थी वो तो थी पांचालों की काम्पिल्य। कौन सी थी? काम्पिल्य। और ये जो छत्रपुर है, ये दूसरी राजधानी थी इनकी, पांचालों की। लेकिन राजस्थान के इतिहासकार कहते हैं नहीं, छत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी थी। और उन्होंने ये भी बताया कि इस पर चौहान वंश का भी छत्रपुर पर अधिकार रहा है। आगे आइए, इसमें मुख्य क्षेत्र हैं चूरू और बीकानेर। इसके बाद हम आते हैं जैसलमेर। बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला जैसलमेर। बड़ा ही टिपिकल कठिन जिला है। इसलिए इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी जनसंख्या कम है। तो अनुकूलन, यहाँ से इस अनुकूलन में रहने वाले लोग बड़े मजबूत और कर्मठ होते होंगे, इसलिए इस एरिया में, इस क्षेत्र में सर्वाइव करते होंगे। तो एक प्रसिद्ध कवि ने कभी लिखा था कि पैर कीजिए पाषाण और जद जाइए जैशान, इसके बिना जैसलमेर जाना संभव नहीं है। तो एक महत्वपूर्ण जिला है जैसलमेर। और प्राचीन काल में इसे कहा जाता था मांड या वल। इसलिए एक राग आजकल बड़ी प्रसिद्ध होती है, मांड गायिका गौरी देवी का नाम आपने सुना होगा। केसरिया बालम अवनी पधारोम हरे देश, ये राग मांड राग से गाई जाती है। बड़े ही सुंदर सुरीली आवाज़ में गाए जाने वाले इस क्षेत्र में गीत मांड कहलाते। तो इस प्राचीन काल में, जनपद काल में, इस क्षेत्र को मांड या वल कहते थे। तो मांड इस क्षेत्र का मुख्य नाम हुआ करता था। और जैसलमेर प्राचीन काल में इस नाम से जाना जाता है। जैसलमेर से अगर नीचे चलें तो अब 2 जिले अपने को महत्वपूर्ण मिलते हैं। एक का नाम है बाड़मेर और एक का नाम है जालौर। बाड़मेर और जालौर के इस प्राचीन काल में इस दोनों को मिला के हम कहते थे जाबालीपुर। क्या कहते थे? जाबालीपुर या श्रीमाल। भीनमाल का नाम जो है वो पूरे क्षेत्र का नाम हुआ करता था और इस नाम से तो मुख्य रूप से जाबालीपुर कहते थे। जालौर के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं जिन्हें जाल कहा जाता है। तो हो सकता है जाबाली ऋषि ने किसी पेड़ के नीचे बैठकर भक्ति की, तो उन्हीं के नाम से जाल वृक्ष कहलाया। जाल वृक्ष इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में प्राप्त होता है, इसलिए इस क्षेत्र का प्राचीन नाम, जनपद काल में ये क्षेत्र जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था। इसी के पास एक क्षेत्र पड़ता है जिस क्षेत्र का नाम है सिरोही। देख रहे हैं आप, सिरोही जो है प्राचीन काल में, जनपद काल में चंद्रावती के नाम से जाना गया। किस नाम से? चंद्रावती। चंद्रावती राजस्थान के जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं हमें प्राचीन काल के, सभ्यता काल के, जनपद काल के, उनमें से सबसे बड़ा नगर राजस्थान में चंद्रावती था। अभी भी इसकी खुदाई चल रही है, कई अवशेष अभी भी इसके प्राप्त हो रहे हैं। चंद्रावती सिरोही, यहाँ पर माउंट आबू का क्षेत्र रहा है। इस चंद्रावती पे प्राचीन काल से और बाद में भी चालुक्य और परमार वंश का
अधिकार रहा है, परमार वंशी और चालुक्य वंशी। परमारों का प्रभाव यहाँ पर रहा है चंद्रावती में। महत्वपूर्ण जनपद काल का क्षेत्र था चंद्रावती। चंद्रावती नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध औद्योगिक और शैक्षिक नगरी थी। अच्छी खासी एजुकेशन चंद्रावती में देखने को मिलती है। तो चंद्रावती से आगे जब हम बढ़ेंगे, सिरोही से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आएगा और उस क्षेत्र को हम जानेंगे किस नाम से, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़। इन तीनों को प्राचीन काल में, जो वर्तमान में इन तीनों का क्षेत्र है, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सीवी जनपद। किस नाम से? सीवी जनपद। राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ को प्राचीन काल में सीवी जनपद के नाम से जाना जाता था और जिनकी राजधानी माध्यमिका रही थी। माध्यमिका नगरी जिसे वर्तमान में कहा जाता है। तो सीवी जनपद के अंतर्गत राजसमंद, मुख्य रूप से दो जिले आते हैं, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो ये तो यहाँ के कुछ अवशेषों से हमें प्राप्त हुआ कि सीवी जनपद नगरी माध्यमिका से हमें राजस्थान में प्राचीन काल में भागवत धर्म और श्री कृष्ण का अवशेष मिलता है। भागवत धर्म, पहली बार इस धर्म के उपासक हमें इस क्षेत्र से पता चलते हैं और श्री कृष्ण वासुदेव का उल्लेख मिलता है। यहाँ से हमें, यहाँ के शिलालेखों से वासुदेव का उल्लेख मिलता है। यहाँ से राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख, प्रमाणित अभिलेख, हालांकि अजमेर से हमें एक शिलालेख प्राप्त होता है, वो सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंस जिसकी सर्वाधिक है वो नगरी से मिला है एक शिलालेख, घोशुंडी का शिलालेख। उससे ये घटनाक्रम का पता चलता है कि राजस्थान में भागवत धर्म और वासुदेव का प्रचलन इस क्षेत्र में था। ये वासुदेव श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। भागवत धर्म और वासुदेव है तो कहीं ना कहीं वैष्णव से संबंधित लोग या क्षेत्र ये रहा है, तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बनता है। तो सीवी जनपद। आगे हम इस सीवी जनपद से नीचे वाले क्षेत्र को देखें तो जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो क्षेत्र है, डूंगरपुर के मूलतः क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, ठीक। वरघाट भी कहते हैं, वरघाटपुर भी कहते हैं। तो ये तो गुजरात शासकों के अंतर्गत रहा। पहले तो इनका खास उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन बाद में मिलता है कि चालुक्य वंश का इस क्षेत्रों पर अधिकार रहा है और बाद में इस पर गोहिलों ने अधिकार कर लिया, ठीक। तो मूल रूप से चालुक्य और गोहिलों के दो वंशों का अधिकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में रहा है। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे किसको? झालावाड़ को। किसको पढ़ेंगे? झालावाड़ को। झालावाड़ एक राजस्थान का महत्वपूर्ण जिला है, सर्वाधिक बारिश वाला जिला है। झालावंश का शासन रहा है, इसलिए झालावाड़ नाम से प्रचलित हुआ है, ठीक। हमें ये एक जिला जिसकी एमपी से सर्वाधिक सीमा भी लगती है, एमपी की सीमा पर है, और इसी झालावाड़ से ऊपर एक जिला पड़ता है जिसे हमने कभी पढ़ा है, टोंक। तो टोंक, मूलतः टोंक और फिर झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। टोंक और झालावाड़ दो ऐसे क्षेत्र, ऐसे जिले हैं जिनको प्राचीन काल में मालव जनपद के नाम से जाना जाता था। आज भी झालावाड़ को तो मालवा प्रदेश कहते हैं। अच्छी बारिश होती है, अच्छे खासे वन हैं। प्राचीन काल में आज भी जब इन क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है, राजस्थान के पश्चिमी एरियो में, तो अपने पशुओं के, भेड़ों के और बकरियों के टोले लेकर मालवा, इधर ऊपर एक और पंजाब की तरफ मालवा पड़ता है, उस तरफ जाया करते हैं लोग। तो ये महत्वपूर्ण स्थल था मालव प्रदेश, मालव जनपद। हमने कल पढ़ा था टोंक में एक जगह करकोटा नगर इसकी राजधानी रहा है टोंक में, ठीक। नगर जिसे अपन बोलते हैं, आज वर्तमान में उसको नगर नाम से जानते हैं। तो करकोटा नगर मालव जनपद की राजधानी रहा। और जनपद काल में झालावाड़, यानी मुख्यतः टोंक और झालावाड़ का ये जो पट्टी है पूरी, जो पट्टी पूरी है, जो आदि मध्य प्रदेश में चली गई, ये मालव जाति के कारण मालव प्रदेश के नाम से जानी जाती है। हम पहुंच रहे हैं हाड़ौती में। हाड़ौती राजस्थान का एक महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है वर्तमान में। हाड़ौती, हाड़ा वंश के कारण ये क्षेत्र किस नाम से जाना गया है? हाड़ौती। इस हाड़ौती में दो मुख्य जिले आते हैं, एक जिले का नाम है कोटा और एक जिले का नाम है बूंदी। दो महत्वपूर्ण जिले हैं हाड़ौती में। हाड़ा वंश के कारण हाड़ौती कहलाया और वर्तमान में इनकी भाषा भी हाड़ौती है। तो कोटा और बूंदी को प्राचीन काल में हाय किस नाम से? हाय प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कोटा बूंदी को हाय जाति, हाय प्रदेश के नाम से जाना गया। बाद में अलग अलग राजवंश शासन किया, लेकिन जनपदकालीन इनका नाम है। आगे बढ़िए। प्राचीन, पिछली बार रीट में यहाँ से प्रश्न बना है, यहाँ पर कई जनपद हैं। एक जैसे सूरसेन, क्या नाम था जनपद का? सूरसेन।
जिसके अंतर्गत भरतपुर, ये धौलपुर, आगे अपन देखें सवाई माधोपुर, करौली। लेकिन मुख्यतः इसमें भरतपुर, धौलपुर और करौली आते थे। किसमें? सूरसेन में। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे प्राचीन काल में, और जिनकी राजधानी मथुरा रही है। कौन सी रही है? मथुरा। बड़ा महत्वपूर्ण नगर है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती एरिया है राजस्थान का, इसलिए मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। वहाँ की रासलीला प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख धाम माना जाता है मथुरा, जो सूरसेन जनपद की राजधानी रही। और पिछले रीट में ये पूछा गया कि सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो ध्यान दे लें मथुरा। और राजस्थान के सूरसेन के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले आते थे। तो ये तो राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, और मथुरा भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। मथुरा के पास पड़ता आगरा। आगरा के पेठे बहुत प्रसिद्ध हैं, और आगरा का ताजमहल तो आप जानते हैं, उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे हम बढ़ें तो आपको बता दूं कि कुछ क्षेत्र हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो आगरा, मथुरा हो गया। इसके बाद हम पढ़ रहे थे एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है प्राचीन काल का, दिल्ली के पास है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, और जिला है अलवर। अलवर जिला प्राचीन काल में, वर्तमान का अलवर जिला, उसका कई क्षेत्र, ये उत्तरी क्षेत्र आता था कुरु महाजनपद के अंतर्गत। कुरु महाजनपद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कुरु महाजनपद के अंतर्गत। इसका पूर्वी और दक्षिणी जो जनपद है वो आता था मत्स्य जनपद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मत्स्य जनपद। और ये जो क्षेत्र है थोड़ा सा, ये सूरसेन के अंतर्गत भी आता था। अलवर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर का एरिया जब साथ में लें तो बाद में ये पूरा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? अर्जुनायन। अर्जुनायन प्रदेश भी कहलाता था, जिसमें सवाई माधोपुर शामिल हो जाएगा। तो अलवर वो जनपद है, अलवर का क्षेत्र वो क्षेत्र है वर्तमान में जो जनपद काल में थोड़े थोड़े क्षेत्र के रूप में अनेक जनपद, मतलब एक उपजाऊ भूमि थी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की थी, मैदानी क्षेत्र था। तो अलवर प्राचीन काल में राजस्थान का अलवर एरिया सर्वाधिक इम्पोर्टेंट एरिया था। उसका थोड़ा थोड़ा क्षेत्र कई जनपदों में शामिल होता है। कुरु जनपद, जिसके बारे में आपने खूब सुना होगा, महाभारत कालीन पांडवों की राजधानी, कौरव पांडवों की राजधानी रहा है, और कुरु जनपद उस काल का सबसे ताकतवर जनपद रहा। ये अलवर था। मैंने एक नाम लिखा मत्स्य जनपद। आपने एक जिला पढ़ा होगा जयपुर, और जयपुर के पास एक जिला है दौसा। कौन सा है? दौसा। ये कौन सा जिला है? जयपुर। ये क्षेत्र प्राचीन काल में मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य जनपद में मुख्य दो जिलों के क्षेत्र आते थे, एक जयपुर, दूसरा दौसा, और इनकी राजधानी जो हुआ करती थी उस राजधानी का नाम था विराटनगर। विराटनगर, जहाँ पर वर्तमान में क्या है? जयपुर है। वर्तमान में कौन सा? जयपुर। तो आप विराटनगर, जयपुर के बारे में जानते होंगे। बड़ा महत्वपूर्ण मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था विराटनगर, और ये प्राचीन काल में कई घटनाएं हैं, बोधकालीन घटना। मैंने बैराठ पढ़ाते वक्त आपको कई घटनाओं बारे में बताया कि पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास काटा। अन्य भी कई घटनाएं हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये क्षेत्र आता है, इसमें सीकर, झुंझुनू, मारवाड़ पूरा ये आता है, और इसे प्राचीन काल में कहा गया है मरुवार। ठीक, अधिकतर जनसंख्या यहाँ पर भी नहीं है। मरुवार क्षेत्र के नाम से प्रचलित था मारवाड़ और शेखावटी का क्षेत्र। तो मारवाड़ में मुख्यतः दो जिले आते हैं, पाली और जोधपुर। ठीक, नागौर का कुछ इस तरफ बढ़ गया, कुछ इस तरफ। तो इसमें झुंझुनू, सीकर, ये जो सीकर का कुछ क्षेत्र मत्स्य जनपद के अंतर्गत भी आएगा, और नागौर, ये क्षेत्र हैं जो प्राचीन काल में ऑल टोटल कहें तो मरुवार, मारवाड़ के नाम से जाने जाते थे। प्राचीन काल में तो वैसे तो इनका कोई मूलतः किसी जाति का आधिपत्य अधिकार नहीं दर्शाया गया है, और बाद में इस क्षेत्र पर जब आधिपत्य अधिकार आएगा तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण वंश की कुछ ही पलों में, कल इसी समय आपके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण वंश प्रतिहार लेकर आपके बीच में आने वाला हूँ। और जब हम प्रतिहार राजवंश पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपके पैरों में घुंघरू बन जाएंगे, हाथों में तलवार आ जाएगी, और आप एक
जो कहना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पजट कर देने वाला इतिहास समाप्त हो गए, लेकिन प्रश्न यहाँ से बहुत आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना। लेकिन आगे आनंद आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ये मेरा दावा है आपसे। विश्वास करें और विश्वास के इस दरिया में गोते लगाएं। संघर्ष तो करना पड़ेगा मित्रों, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है। एक शेर मुझे याद आता है, आज से विदा लेने से पहले आपके बीच में एक बहुत बड़े शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि कौन डूबेगा और किसे पार उतरना है प्रवीण, कि कौन डूबेगा किसे पार उतरना है प्रवीण, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा, फैसला वक्त के दरिया में उतर कर होगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।